हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास डिलन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 16th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ को स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ में मेरे पास जनरली क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट में मेरे पास कोई एक वायर है। उस वायर का मैं स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर करूंगा और उसके थ्रू मैं मैग्नेटिक फील्ड चेक करूंगा किसी भी लोकेशन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लॉ में मेरे पास क्या है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ है, मतलब एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, उसके थ्रू कुछ करंट फ्लो कर रहा है। मेरे को कोई भी आर्बिट्री पी पॉइंट मैंने किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर किया, उस वायर के टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेक करूंगा। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा उस पॉइंट पर और डायरेक्शन भी होगी, तो वो चेक करते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। ये है कुछ ऐसे बायोट-सैवर्ट्स लॉ। It states that magnetic field due to a small current carrying element, it states that magnetic field due to a small current carrying element is directly proportional to the dl cross r and directly proportional to the current and inversely proportional to the square of distance between current carrying element and inversely proportional to the square of distance between the current carrying element and the position location of point P, of point where we are calculating net magnetic field। ठीक है, ये तो हुआ मेरे पास बायोट-सैवर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट। मतलब कि मेरे पास इस स्टेटमेंट्स को देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलती है, इस स्टेटमेंट में है मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसके थ्रू कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, मेरे पास ये क्या है, करंट कैरिंग वायर। ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसके थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है। इसके लेफ्ट साइड में भी किसी पी पॉइंट पर और इसके राइट साइड में भी किसी पी प्राइम पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेक कर सकता हूं। तो मान लो राइट हैंड साइड में कोई आर्बिट्री मैंने पी पॉइंट कंसीडर कर लिया और इस पी पॉइंट पर मेरे को इस सेगमेंट की वजह से मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, डीएल लेंथ का एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, ये मैंने कंसीडर कर लिया, तो ये मेरे पास है स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट और इसमें कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मेरे पास एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया डीएल, इसके थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है। इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेता हूं। तो देखो वो क्या होगा, ये हो गया मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी
फ्रॉम द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, इस डीएल एलिमेंट को मैं जूम कर देता हूं और यहां पर चेक करते हैं। तो जैसे ही जूम करेंगे इसको तो देखो इसमें ये डीएल एलिमेंट है, इसके थ्रू ये करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ये एलिमेंट हो गया आइडियल। आइडियल मतलब एक एलिमेंट स्मॉल जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। और पी पॉइंट हमारे पास कुछ यहां पर है, तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो वो मैं रख लेता हूं डीबी। वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होगी। मेरे पास ये वायर है, ये करंट फ्लो कर रहा है, इसके इस रीजन में अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है तो करंट की डायरेक्शंस में मैंने राइट हैंड के थंब को प्लेस किया, फिंगर से कर्ल किया, ये मूव कर रही है इनवर्ड, या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शंस में थंब को प्लेस किया और जो पाम है ये मेरे पास है इस डायरेक्शन में। मतलब कि अगर मैं मान लो कि देखो स्टूडेंट्स, जब तुम नोटबुक पे ड्रॉ करोगे एक ऐसा करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट की डायरेक्शंस में राइट हैंड के थंब को प्लेस करो, जो तुम्हारी पाम है वो क्या डायरेक्शन शो कर रही है, इनवर्ड। तो ठीक है, तो इस रीजन में थ्रू आउट किसी भी पॉइंट पर तुम मैग्नेटिक फील्ड चेक करोगे वो कैसा मिलेगा, इनवर्ड। अब देखो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मेरे पास देखो जैसे हमारे पास एक एरो होता है, ठीक है, अगर एरो मेरे साइड पॉइंट आउट कर रहा है, मान लो कि अगर एरो मेरी तरफ आ रहा है तो मेरे को ये पॉइंट दिखेगा, और अगर एरो मेरे से दूर जा रहा है तो मेरे को ये क्रॉस साइन दिखेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है इस रीजन में, तो मतलब ये क्या हुआ, इनवर्ड। तो इनवर्ड के केस में मेरे से एरो मेरे से दूर जा रहा है तो मेरे पास ये कैसा हो गया, क्रॉस। ठीक है, इसके ऑपोजिट इस रीजन में मैं कहीं भी किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास देखो राइट हैंड की थंब को प्लेस किया करंट की डायरेक्शंस में, फिंगर से कर्ल के, ये आउटवर्ड है, या फिर राइट हैंड के जो थंब को प्लेस किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो पाम है आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कहां हो गया, आउटवर्ड। ठीक है बेटा, तो मेरे पास ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मेरे पास है यहां पर आइडियल एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर में कुछ एंगल है थीटा। पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल है, वो हो गया डीबी। इसके डायरेक्शंस मैंने क्रॉस फाइंड आउट कर लिया, वो हो गया डाउनवर्ड। अब मेरे को स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बायट-सैवर्ज लॉ के अकॉर्डिंग उसकी स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीएल क्रॉस आर। ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एलिमेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between the current carrying element and the position of point where we are calculating magnetic field। ठीक है, वो पॉइंट यहां पर क्या हो गया, P पॉइंट। तो मेरे पास यहां पर है नेक्स्ट में कि dB is directly proportional to the IDL cross R। मतलब DL क्रॉस R, और मेरे पास इसको ऐसे भी रख सकते हैं DL क्रॉस R, और नेक्स्ट में भी रख सकते हैं I, और सेम करंट कैरिंग एलिमेंट है जो डीएल एलिमेंट में भी फ्लो कर रहा है, तो इसको मैं आइडियल भी लिख सकता हूं। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब किसके बीच में, करंट कैरिंग एलिमेंट स्मॉल और पोजीशन वेक्टर दोनों के बीच में जो भी एंगल है वो हो गया यहां पर एंगल। ठीक है, और करंट कैरिंग एलिमेंट से पोजीशन P तक जो भी पोजीशन वेक्टर है R, उसके इनवर्स में 1/r² पर भी dB की वैल्यू डिपेंड करेगी। मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर वैक्यूम है, एयर है, कोई भी मीडियम नहीं है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी DL क्रॉस R बाई r²। ठीक है, यूनिट वेक्टर है R कैप, क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेयर R cap is unit vector in the direction of magnetic field। ठीक है बेटा, अब देखो मेरे पास है नेक्स्ट dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस साइन को मेरे को रिमूव करना है तो को मिल जाएगा कोई कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r²। ठीक है, मेरे पास ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर।
ठीक है। आर कैप का यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आर कैप को मैं लिख सकता हूं यहां पर आर कैप इज वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, मेरे पास ये हो गया डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडियल इंटू आर से। पोजिशन वेक्टर ऑफ आइडियल इंटू आर, आइडियल एलिमेंट की डायरेक्शंस में राइट हैंड की फिंगर्स को प्लेस करो। सेकंड वेक्टर है पोजिशन वेक्टर आर, उसकी तरफ कर्ल करो। डायरेक्शंस क्या हुआ, क्लॉकवाइज मतलब कि इनवर्ड। और हमने वैसे भी फाइंड आउट किया थंब को प्लेस करके, तो भी कहां मिला, इनवर्ड। ठीक है, तो मेरे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और जो यहां पर एक टर्म है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये मेरे पास हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जो म्यू नॉट है ये मेरे पास परमेबिलिटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मतलब कि जो मेरे पास वायर है उसके अराउंड कोई भी मीडियम नहीं है, एयर है या फिर वैक्यूम। ठीक है, तो मेरे पास वहां पर क्या हो गया, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। साथ में मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं एन कैप। एन कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया था आर कैप, वो था पोजिशन वेक्टर ऑफ, मेरे पास वो दोस्त पोजिशन वेक्टर फ्रॉम द आइडियल एलिमेंट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट पी। तो मेरे पास ये हो गया बायट-सैवर्ट्स लॉ। इस लॉ को, बायट-सैवर्ट्स लॉ को, ये मेरे पास है एक तरह से मैंने फाइंड आउट कर लिया। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट है मेरे पास बायट-सैवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास मैग्नीट्यूड। साइन थीटा है मतलब कहीं ना कहीं दो वेक्टर एक डायरेक्शन में है, और जो थर्ड वेक्टर है वो कौन सा, डीबी। ठीक है, वो मेरे पास उनके परपेंडिकुलर है। इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। अब देखना, एक तरह से मैं मान लो ये मेरे पास कोई प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन में ये हो गया आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट, और इस प्लेन में कोई पॉइंट है पी। इस प्लेन के जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड या परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब मेरे पास है यहां पर आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, लाइक डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि मेरे पास होता है ना ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू सम सी। तो यहां पर है मेरे पास डी बी, उसमें मेरे पास है ए वेक्टर के जैसे तो एक्ट कर रहा है आइडियल, और बी वेक्टर के जैसे एक्ट कर रहा है आर पोजिशन वेक्टर। तो हो जाएगा आइडियल क्रॉस आर विच इज इक्वल टू आइडियल आर साइन थीटा। आर के एक मैग्नीट्यूड से आर का एक मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम वही वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो पास हो गया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब इंटू एन कैप। एन कैप का कोई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइडियल और आर से जो भी मेरे को डायरेक्शंस मिलेगा उसको मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा एन कैप की फॉर्म में। तो बस ये हो गया बायट-सैवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो बस ये हो गया बायट-सैवर्ट्स लॉ। जो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये क्या हो गया, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू हो गया मेरे पास 10⁻⁻⁷। ठीक है बेटा, अब देखो इसके ऊपर हम जल्दी से एक न्यूमेरिकल करते हैं बायट-सैवर्ट्स लॉ पे। क्वेश्चन ऐसे है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओरिजिन पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, उसका लेंथ डेल्टा एल है, और ये हो गया डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप, और करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है। ठीक है, कैसे फ्लो कर रहा है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और डेल्टा एल हो गया डेल्टा एक्स आई कैप। कोई पी पॉइंट है वाई एक्सिस पे,
R इक्वल्स टू 0.5 मीटर फ्रॉम दिस करंट कैरिंग एलिमेंट। और इस P पॉइंट पर मेरे को इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है तो P पॉइंट पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, I का वैल्यू गिवन है मेरे पास 10 एम्पियर, और जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा इलेक्ट्रॉन और डेल्टा एक्स, आई का डेल्टा एक्स मेरे पास गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो मेरे पास हो गया 10⁻⁻² मीटर। अब मेरे पास पी पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास पहले तो मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगा और फिर डायरेक्शन। तो पहले मैं पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेता हूं। तो मुझे पता है फ्रॉम बायोट-सैवरिट्स लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू μ0/4π I dl sin theta by r square, where theta is the angle between current carrying element ideal and the position vector r. ठीक है, where theta is angle between current carrying element ideal and position vector are at point where we are calculating magnetic field. देखो आइडियल तो है, करंट फ्लो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। पॉइंट पी जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूं वो है वाई एक्सिस पे, एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो थीटा तो मिल गया 90 यहां पर मेरे को, मुझे तो थीटा हो गया हमारे पास 90 डिग्री। μ0/4π 10⁻⁻7 μ0/4π is equals to 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कैसे आया ये वैल्यू, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये था ना यहाँ पे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू मेरे पास है ना, ये यूनिट टेस्ला मीटर एम्पियर कैसा है। जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो है टेस्ला में। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। dB इक्वल्स टू μ0/4π I dl बाई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। डायमेंशनलेस, कोई यूनिट नहीं है थीटा का। ठीक है, तो मतलब साइन थीटा, ठीक है, डायमेंशनलेस। dB टेस्ला, I एम्पियर, dl मेरे पास ये क्या हो गया मीटर, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, टेस्ला मीटर बाई एम्पियर। ठीक है, मेरे पास क्या हो गया परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का SI नेट। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये अगर यूनिट चेक नहीं करोगे ना तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। अब देखो डेल्टा एल गिवन है डेल्टा एक्स आई कैप, तो पास μ0/4π इसका वैल्यू मिल गया 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई 10 एम्पियर गिवन है, डेल्टा एल गिवन है डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप, और उसका वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, साइन थीटा साइन 91 बाई आर स्क्वायर 0.5 मीटर फ्रॉम द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का डीएल एलिमेंट से, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से, वो मेरे पास किस डिस्टेंस पे है 0.5 मीटर। तो वैल्यूज प्लग कर देते हैं इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। तो डी बी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर इंटू आई वो गिवन है 10 एम्पियर इंटू में डीएल डेल्टा एक्स आई कैप। ठीक है, डायरेक्शंस को अभी के लिए आई कैप को अभी छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू है 10⁻⁻2 मीटर बाई आर स्क्वायर 0.5, तो हो गया 0.5 इंटू में 0.5 क्योंकि इसका स्क्वायर है। इसको सोल्व करते हैं, μ0/4π 10⁻⁻7 गिवन है, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास यहां से मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल आउट, ये हो गया मेरे पास ये वैल्यू हो गया 10⁻⁻7 टेस्ला
इंटू में 10, इंटू में 10 की पावर -2, ये हो गया 5, 500 तो 25 4, ठीक है, तो वैल्यू हो गया 4, 10 की पावर -9 और ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला। ये गया पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, क्योंकि 4 10 की पावर -7, 10 की पावर -2, 10 की पावर -8, 10 की पावर 1, 10 की पावर -9 प्लस 1 -8 इंटू में 4। अब मेरे को फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। वो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। दो मेथड बताता हूं। पहला है dB इज इक्वल्स टू μ0/4 आइडियल क्रॉस R बाई R3। आइडियल क्रॉस R, मेरे पास करंट कैरिंग एलिमेंट है डेल्टा L, ये है डेल्टा X I कैप डायरेक्शन में। पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का, ये है Y डायरेक्शन में। तो मेरे पास एक X को मैं कंसिडर कर सकता हूं आइडियल को I कैप के लॉन्ग, पोजीशन वेक्टर को कंसिडर कर सकते हैं J कैप के लॉन्ग, तो ये हो गया I J K। तो आइडियल क्रॉस R I क्रॉस J, ये मेरे को क्या मिल जाएगा K, मतलब कि पॉजिटिव Z एक्सिस, तुम्हारी जो नोटबुक है उसके आउटवर्ड, ठीक है, इस आउटवर्ड को मैं डिनोट कर दूंगा डॉट से। नेक्स्ट, फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को प्लेस करो, ठीक है, तो मतलब फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को प्लेस करो, सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करो। अब देखो थंब पॉइंट आउट कर रहा है हमारी नोटबुक के आउटवर्ड, तो भी डायरेक्शंस कहां मिली मेरे पास, आउटवर्ड डायरेक्शंस में। तो पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है dB, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 4 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला इंटू में K कैप। K कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव Z एक्सिस में, ठीक है बेटा। अगर मान लो करंट की डायरेक्शन को यहां पर चेंज कर दूं -I कैप, तो वो क्या होगा मेरे पास, आइडियल क्रॉस R। अब क्या मिलेगा मेरे पास, -K कैप, क्योंकि करंट की डायरेक्शन होगी ना नेगेटिव X एक्सिस में। तो फर्स्ट वेक्टर कहां हो गया, नेगेटिव X एक्सिस में, सेकंड वेक्टर प्लस Y एक्सिस में, कर्ल करेंगे, थंब कहां पॉइंट आउट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड मतलब -K, मतलब कि जो थर्ड वेक्टर होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहां पर साइन थीटा का कंपोनेंट है, साइन थीटा का कंपोनेंट का मतलब है दो वेक्टर्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और जो थर्ड वेक्टर है वो उनके परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो इस केस में जो वेक्टर मिला वो इस प्लेन के XY प्लेन के आउटवर्ड है, मतलब प्लस Z एक्सिस। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो पास वो मेरे पास अब हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव Z एक्सिस में, ठीक है। तो इसका थोड़ा याद रखना तुम ध्यान से। तो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना बता दिया तुम्हें। नेक्स्ट करते हैं इसमें हम बायट-सैवर्ट लॉ का यूज करके, एक मेरे पास करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सिस पे मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो बस नेक्स्ट है हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड on the axis of a circular current carrying coil. Magnetic field on the axis of a circular current carrying coil having radius a and current I is flowing through it and we are calculating magnetic field at a distance x from the center of the coil
ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, उसके थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है, रेडियस क्या है ए। मेरे को फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के एक्सिस पे। इसको तुम अज्यूम कर सकते हो लाइक हमारे पास जो कार है उसका एक टायर, ठीक है, उसका जो सेंटर है, जो एक्सल है उसका, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लो एक टायर है, ठीक है, मैंने एक्सल कंसिडर कर लिया, उसके मेरे को किसी एक पॉइंट पर कोई भी यहां पर गिवन है एक्स डिस्टेंस पर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर जो करंट है वो क्या फ्लो कर रहा है आई। जो टायर है एक तरह से जो कोइल है उसका रेडियस क्या है ए, तो उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ये मेरे पास है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है मेरे पास आई, ये हो गया इसका सेंटर, ये मेरे पास हो गया इसका रेडियस। अब मेरे पास इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए मेरे को इसका ये एक्सिस है और ये कोई पी पॉइंट है जो कि कुछ एक्स डिस्टेंस पे है, और इस पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन को हम 5 स्टार रखते हैं। 5 स्टार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बिल्कुल पेपर में। ठीक है बेटा, तो देखना बहुत ध्यान से करेंगे इसको। हमें पता है पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमने आज के लेक्चर में बिल्कुल स्टार्ट किया, क्या किया बेटा, कि बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज किया। उसमें क्या था, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लिया, पी पॉइंट पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब यहां पर भी मैं सेम ऐसे ही करूंगा कि मेरे पास इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर कर लूंगा, उससे पी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेक करूंगा। ठीक है, तो देखो उसको कैसे करेंगे, यहां पर है ये ऐसे, मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट पर मैंने एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर किया। इस करंट कैरिंग एलिमेंट से पी पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करते हैं। देखो बेटा ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा और इजी हो जाए ये। तो ये हो गया तुम्हारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, रेडियस ए है, एक्सिस के कुछ एक्स डिस्टेंस पे, कोई पी पॉइंट है और इसके थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो कॉइल के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर मैं एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं। तो मेरे पास ये हो गया स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है आई, ये एलिमेंट हो गया आइडियल, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस स्मॉल मैं मान लेता हूं सिर्फ एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है। मान लो कि मेरे पास ये कॉइल है, ठीक है, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट मैंने कंसीडर किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, आइडियल स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूं वो इसके जो कॉइल का जो सेंटर है उसकी एक्सिस पे, एक्सिस यहां पर है, जैसे ये कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल का ये एक्सल, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूं, ये पी पॉइंट है, कॉइल का रेडियस ए है। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर मैंने आइडियल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, उससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा, देखो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो एक तरह से देखो ये हो गया कॉइल, टॉप मोस्ट पॉइंट, उससे ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो इस डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे है, दोनों में एंगल देखो क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और एक्सिस जो सेंटर से जो एक्सिस है वो ये है। ठीक है, तो मेरे पास यहां से क्या हो गया कि ये तो हो गया मेरे पास पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर और आइडियल एलिमेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें एक केस बताया था कि यहां पर साइन थीटा की टर्म आएगी, दोनों परपेंडिकुलर हैं यहां, तो देखो आइडियल और आर। ठीक है, अब देखो वो जरूरी नहीं है, पर इस केस में ये तुम्हारे पास 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो बेटा देखो मेरे पास यहां पर क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर।
मतलब कि जो भी प्लेन आइडियल और आर को कैरी कर रहा है उसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। तो मेरे पास जो तुम है ना टेक्स्ट बुक्स में अपनी जो भी तुम्हारे पास हैं, जो भी बुक्स तुम फॉलो कर रहे हो, लाइक उसमें इस डायग्राम को देख सकते हो। तो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा ना पी पॉइंट पर, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो मेरे पास ये हो गया डीबी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल। जो रेडियस है ये ए है, ठीक है। तो मैं आर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकता हूं। मेरे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज़ टू द पावर हाफ। पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। मैं अज्यूम कर लेता हूं ये कुछ एंगल अल्फा है, इसको बीटा वाई जेड कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। रिंकू पिंकू सोनू जो भी नाम रखना है इसका रख दो। और इस ये क्या होगा तुम्हारे पास एंगल। अब मेरे पास इस एक्सिस को मैं एक्सटेंड कर देता हूं एक तरह से एक्स एक्सिस को, और मेरे पास ये हो गया वाई एक्सिस, इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया यहां पर। ये हो गया अल्फा एंगल, ये टोटल हो गया 90 एंगल, तो ये वैल्यू होगा 90 माइनस अल्फा। और मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये कुछ ऐसे हैं, ये दोनों किस पे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आर के जो मैग्नेटिक फील्ड है उस प्लेन के वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल क्या मिल जाएगा मेरे को, अल्फा। ये एंगल मुझे क्या मिल जाएगा, 90 माइनस अल्फा। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजोल्व करूंगा, ठीक है। कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजोल्व करूंगा, उसका मतलब हुआ इसका एक कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस के अलोंग है डीबी का, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है। ये कंपोनेंट मैं चेक कर लेता हूं, तो डीबी का एक कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग है वो क्या होगा, डीबी कोस अल्फा प्लस जे कैप। प्लस जे कैप मतलब प्लस वाई एक्सिस में है, ठीक है। डीबी का एक कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है ये होगा डीबी साइन अल्फा प्लस आई कैप, ठीक है। सेम एज इट इज इस कॉइल का ये तो था स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल, इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट पे एक और मेरे पास स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट में आइडियल कंसीडर करूंगा जिसके थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है। ध्यान से देखना, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पर करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, बॉटम पॉइंट पे करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है। तो सेम पी पॉइंट पर एक पोजीशन वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि मेरे पास पोजीशन वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, सेम मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी वो उस डीबी के क्या होगा, ऑपोजिट। तो मतलब ये होगा मेरे पास डीबी, ठीक है। यहां भी सेम, अगर वो अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया 90 माइनस अल्फा। डीबी का जो बॉटम, जो तुम्हारे पास डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी मैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजोल्व कर लूंगा, तो बस ये मिल जाएगा डीबी कोस अल्फा माइनस जे कैप, और एक कंपोनेंट प्लस आई कैप डायरेक्शन में, ये क्या हो गया, डीबी साइन अल्फा एंड प्लस आई कैप, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसके दो कंपोनेंट सेम लाइन पर हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में तो वो कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, जो डीबी कोस अल्फा है उसका एक कंपोनेंट है प्लस वाई एक्सिस में, और डीबी कोस अल्फा उसका एक कंपोनेंट है, जो डीबी है डीबी कोस अल्फा है प्लस वाई एक्सिस में, डीबी कोस अल्फा एक है माइनस वाई एक्सिस में, प्लस जे माइनस जे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। तो मेरे पास ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, जो डीबी कोस अल्फा माइनस जे कैप, डीबी कोस अल्फा प्लस जे कैप, ये दोनों कर जाएंगे कैंसिल आउट, और डीबी साइन अल्फा के कंपोनेंट्स जो कि हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव आई एक्सिस या टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो सब एड अप हो जाएंगे और मैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। ऐसे इस कॉइल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट्स होंगे जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी होंगे उनके, उनसे क्या होगा, जो वाई एक्सिस पे जो उनके कंपोनेंट्स होंगे डायमेट्रिकली ऑपोजिट के वो कैंसिल आउट कर जाएंगे, और वो कंपोनेंट्स जो कि एक्स एक्सिस में है वो सब एड अप हो जाएंगे। तो उनसे मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो इसका थोड़ा सा थ्योरी बताता हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू स्मॉल current carrying elements. Magnetic field due to small current carrying elements is such that it has two components. One is along y एक्सिस, ये y एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंड वन इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस. And here magnetic field components perpendicular to axis will cancel out with E, will cancel out diametrically opposite current carrying elements. And components of magnetic field along axis of the current carrying coil will add up. ठीक है, मतलब कि मेरे पास यहां पर magnetic field due to small current carrying element is such that it has two components. One is along y axis, वो may be positive or negative, and one is along plus x axis. And here magnetic field components perpendicular to x axis will cancel out with diametrically opposite current carrying elements, and components of magnetic field along axis of current carrying will add up. इसका मतलब हुआ जो P पॉइंट पर dB था, इसका एक कंपोनेंट था यहां पर dB cos अल्फा, एक कंपोनेंट यहां पर dB sin अल्फा. डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक पॉइंट है, उससे मैग्नेटिक फील्ड dB, इसका एक कंपोनेंट यहां पर dB cos अल्फा माइनस जे कैप, ये प्लस जे कैप, ये प्लस आई कैप. डाउनवर्ड से मतलब इसका भी एक कंपोनेंट यहां होगा एक्सिस के लॉन्ग dB sin अल्फा प्लस आई कैप. ये कंपोनेंट्स तो हो जाएंगे कैंसिल आउट और ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे एड अप, और जो बताएंगे नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस करंट कैरिंग कोइल. ठीक है बेटा, तो इसको करते हैं अब. हेंस net magnetic field due to this current carrying coil, hence net magnetic field due to this current carrying coil at point P, और जो मेरे पास B net होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो मेरे पास क्या होगा B dB sin अल्फा प्लस dB sin अल्फा प्लस सो ऑन, जितना भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं. ये हो गया मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड. इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा यहां पर बी नेट को फाइंड आउट करने के लिए. वो कैसे करेंगे, dB
साइन अल्फा। फ्रॉम द लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट, करंट कैरिंग एलिमेंट मान लो मैं कंसिडर करूंगा 0, ठीक है, मान लो कॉइल है, उसका टॉप मोस्ट पॉइंट मैं कंसिडर कर लेता हूं 0, टू उसकी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस क्या था यहां पर ए, वहां से वहां तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब डी बी है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट एट द पॉइंट पी फ्रॉम बायोट-सैवर्ट्स लॉ, from Biot-Savart's law, dB is equals to mu naught by 4 pi IDL sin theta by r square, where theta is the angle between IDL and r, and here IDL and r are perpendicular to each other, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। Here theta equals to 90 डिग्री sin 91, तो dB का मुझे वैल्यू मिल गया म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं प्लग कर दूंगा वहां पर, ठीक है। और मेरे पास एक टर्म है साइन अल्फा, साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेन्यूज, वो मेरे पास क्या है a बाई आर, और इसको रिप्लेस कर सकता हूं a बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ, ठीक है। दोनों वैल्यूज को, फर्स्ट और सेकंड को मैं जो पास मेन ए इक्वेशन है इसमें प्लग कर देता हूं, तो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं ये सब। तो देखो इसको कैसे प्लेस करेंगे, बी नेट इज इक्वल्स टू डी बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, वो हो गया ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई ये भी कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, ए रेडियस ऑफ द कॉइल ये भी कांस्टेंट है, तो मतलब बी नेट ये मेरे पास क्या हो गया, जो भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर रख देता हूं उनके वैल्यूज को, तो क्या म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। ये मेरे पास हो गया, हाँ आर स्क्वेयर है बेटा, ये तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होगा, क्योंकि है ना आर का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू 1 रूट में था, और स्क्वेयर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2, क्योंकि तो 2 इंटू 1/2, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 एंड डी एल। मेरे को लिमिट्स चेक करना है, तो ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, ये मैं कंसिडर कर लेता हूं, कुछ L इक्वल टू 0 है, रेडियस a है, जब मैं ऐसे एलिमेंट्स कंसिडर करूंगा तो dl वो कहां से कहां तक है, L इक्वल टू 0 टू L इक्वल्स टू 2 पाई a, ठीक है। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई है, तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसको देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, तो बी नेट विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 डी एल, एल लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास था ना इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दोगे लाइक ए बी, तो आंसर क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए। तो सेम एज इट इज यहां भी करते हैं हम, यहां पर है बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3/2 2 पाई ए माइनस 0। यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई पाई ए स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू 3/2, ये क्या मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है बेटा। तो मेरे पास यहां पर क्या है, पाई इंटू ए स्केयर, कोइल है, रेडियस ए है, एरिया ऑफ द कोइल, एरिया ऑफ द सर्कुलर कोइल, सर्कुलर कोइल इज इक्वल्स टू पाई ए स्केयर। इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं ए को पाई ए स्केयर से। तो मैग्नेटिक फील्ड नेट ये क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेस्ट टू द पावर 3/2। मेरे पास हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। बट मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरे को उसका डायरेक्शन भी चेक करना है। तो डायरेक्शन कैसे चेक करूंगा, यहां पर सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल है, हमें चेक करना होगा उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करना है। ठीक है, मेरे पास कोइल है, रेडियस ए है, एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट किया। वो मेरे को क्या मिला, बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। मेरे पास ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल। अब मेरे पास देखो, इसका मेरे को डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर in the direction where n cap is unit vector in the direction of net magnetic field। ठीक है बेटा, तो n cap क्या है यहां पर मेरे पास, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मैंने चेक किया था ना, जो dB sin अल्फा dB sin अल्फा यहां मिले थे, तो मतलब बी नेट इस डायरेक्शन में है। तो देखो इसको चेक करते हैं कैसे करेंगे और सिंप्लीफाई। अगर मान लो मेरे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल हो, इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, एक दूसरा सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में मेरे को डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है इनके एक्सिस पे। मान लो मेरे पास ये कोइल है, इसको मैंने अपने पेज पे प्लेस कर दिया, एक में सॉरी बेटा, एक में ना करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो ये जो लूप है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं दो सिंबल बना लेता हूं, एक नॉर्थ एक साउथ। जो फर्स्ट फिगर है जिसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर मैं साउथ को इसके ऊपर रख दूं, ठीक है, तो इस करंट कैरिंग लूप से मैच कर गया। मतलब कि इस लूप के ऊपर तुम्हारे पास क्या है, साउथ पोल, तो नीचे क्या होगा, नॉर्थ पोल। अगर देखो मान लो कि देखो ये मेरे लिए क्या हुआ, क्लॉकवाइज, और तुम्हारे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज। मेरे लिए क्लॉकवाइज हुआ, तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मेरे लिए क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन तुम्हारे लिए क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो सेम एज इट इज यहां भी जो लूप है ना मेरे पास जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे कि क्लॉकवाइज में है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। तो लूप का जो एक पार्ट है अपर व्यू वो यहां पर है साउथ पोल के जैसे, और जो लोअर व्यू है मतलब कि बॉटम से जो मैंने व्यू करूंगा तो वो होगा नॉर्थ पोल के जैसे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी मेरे पास इनसाइड साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड होंगी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेक करूं तो वो होंगे कुछ ऐसे, क्योंकि साउथ है, नॉर्थ कहां होगा, नीचे, तो मेरे पास क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो ये ऐसे घूम के ऐसे आएंगे और इन साइड्स में ऐसे चले जाएंगे। अब देखते हैं सेकंड लूप में। सेकंड लूप में मेरे पास क्या है कि मैं नॉर्थ या साउथ को फिगर को यहां प्लेस करूंगा। साउथ को प्लेस करेंगे तो इससे मैच नहीं करेगा। देखो देख लेते हैं, ये साउथ को प्लेस किया, ये एरो इधर है, ये एरो इसके ऑपोजिट है, ये एरो इधर है, ये एरो इसके ऑपोजिट है, तो मैं यहां पर साउथ तो प्लेस करूंगा नहीं, तो मैं क्या प्लेस करना होगा यहां पर, नॉर्थ। तो मैंने यहां पर एक लूप प्लेस कर दिया। ठीक है, इस लूप में ये नॉर्थ प्लेस कर दिया। अब देखो ये एग्जैक्टली मैच कर गया, ये एरो भी इधर,
ये एरो भी इधर, ठीक है, ये एरो और ये एरो दोनों सेम डायरेक्शंस में, तो पास ये हो गया मतलब कि नॉर्थ। मतलब कि इसका जो अपर व्यू है नॉर्थ, लोअर व्यू क्या होगा साउथ। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होगा, नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, नीचे से आ रही होंगे एक तरह से ऊपर के साइड। तो मतलब ये हो गया मेरे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम एज इट इज जो हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेक किया, ठीक है, उसमें मैं मान लेता हूं ये मेरे पास लूप है। इस लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज और एक्सिस पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये लूप में करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में देखो क्या है मेरे पास, साउथ, ठीक है। साउथ का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इधर मूव कर रहे होंगे, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होंगे, इस साइड, ठीक है। अगर यहां पर करंट फ्लो कर रहा है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां पर क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ, ठीक है। और अगर नॉर्थ बन जाएगा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड साइंस कहां से होंगी, नॉर्थ टू साउथ। तो इस एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हैं वो कहां होगी, इस पॉजिटिव एक तरह से, अगर मान लो जो भी एक्सिस है इस एक्सिस के अलोंग होंगी, ठीक है। तो मेरे पास ये थे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप्स। अब हमारे पास नेक्स्ट है फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, बिल्कुल सेम, ये तो एक टर्न था, ऐसे मान लो एन नंबर ऑफ टर्न्स है और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूं और रेडियस सबका ए है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, एक लूप से फाइंड आउट करते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेस्ट टू द पावर 3/2, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन लूप। इसको मल्टीप्लाई कर दो इनटू एन से, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एन लूप्स इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 एन आई ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेस्ट टू द पावर 3/2। ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शंस भी फाइंड आउट कर लेंगे सेम ऐसे ही, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे पास है यहां पर कि अगर मेरे को लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। मतलब क्या है, मेरे को जो करंट कैरिंग लूप है इसके मेरे को सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखो उसको कैसे करेंगे, देखते हैं उसको। ये मेरे पास है केस सेकंड, केस सेगमेंट में है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। रेडियस ए है, करंट आई फ्लो कर रहा है, पी पॉइंट कुछ एक्स डिस्टेंस पे था। अगर मैं पी पॉइंट को मूव कर दूं इस ओ पॉइंट पर, तो पी और ओ पॉइंट कौन साइड्स हो गए, तो एक तरह से अब मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूं सेंटर पर। एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो देखो एक्स इक्वल टू 0। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज, जो कि कुछ एक्स डिस्टेंस पे अगर ओ से, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे पावर 3/2। ए कैपिटल ए क्या है यहां पर, एरिया, इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूं पाई ए स्क्वायर से, ठीक है। 2 पाइस ये हो गया 2, ठीक है। ये मेरे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब मेरे को फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। तो देखो सेंटर पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेंटर पे मेरे को एक्स का वैल्यू 0 पुट करना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ये कब मिलेगा, जब एक्स का वैल्यू में 0 पुट कर दूंगा। तो 0 पुट कर देते हैं भाई, ये देखो बेटा म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 0, मेरे पास ये क्या हो गया ए स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये हो गया ए क्यूब, ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल आउट, तो हो गया मेरे पास म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए। मेरे पास ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। मतलब कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। आर क्या, रेडियस, यहां पर रेडियस क्या है ए, ठीक है।
तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो सेंटर पे फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड तो x इक्वल टू 0, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली n से, तो ये जाएगा मेरे पास n इंटू म्यू नॉट बाई 2 I बाई a, और a क्या मेरे पास रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मेरे पास होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। मेरे पास n के यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, यहां पे गिवन है n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को हम यहीं ओवर करते हैं। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ आया हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।